नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। इंडिया वॉइस पर सुनील भराला का बड़ा बयान आया। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में सुनील भराला ने बोला, ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते हुए सुनील भराला ने यह कहा कि अपने बड़बोलेपन से ओम प्रकाश राजभर बचें, उनकी साख अब खत्म हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा है, उन पर यूपी में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बिल्कुल गलत है। हार के लिए उन्होंने बीजेपी को एक तरफा दोषी ठहराया। तो सुनील भराला सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देते और इंडिया वॉइस से खास बातचीत में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दी है कि बड़बोलेपन से बचें। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में सुभाष भराला जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को नसीहत देना कि अपने बड़बोलेपन से राजभर बचें, उनकी साख खत्म हो चुकी है। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, अक्षर धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरता उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मानते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के। अभी तो सरकार 3 साल रहेगी ना, और तब तक हम लोग वो पावर बना लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से और सीट ले लेगी। इस वक्त हमारे साथ खास बात करने के लिए सुनील भराला जी हैं, जो वर्तमान में मंत्री हैं। सर, जिस तरीके से लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर का बयान है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से हार का जो ठीकरा फोड़ रहे हैं उसको लेकर क्या क्या हो गया? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे एनडीए के एक हिस्सा हैं और उनका दल एनडीए में शामिल है और उन पर इस समय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वो लगातार एक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हैं, वो हमला बिल्कुल एक प्रकार से उनका गलत है। उन्हें चुनाव के हार के कारण की जो समीक्षा उन्होंने की और उसके हार के कारणों में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा उन्होंने दोषी ठहराया और कहा कि मेरे दल को भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं का मत नहीं मिला और मुझे हराने का काम करा और मोदी जी और योगी जी का चेहरा पूरी तरीके से जो है उस पर टिप्पणी करी उन्होंने। ये बिल्कुल गलत तरीका है उनका। एनडीए के पार्ट पर एनडीए की बैठक में उन्हें बात करनी चाहिए, ना कि वो उत्तर प्रदेश के जनता के बीच में और सार्वजनिक रूप से बयान जारी करें इस प्रकार का। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे मतदाताओं को पूरी तरीके से उस पर नकारात्मक दिशा उनकी है। सर, जिस तरीके से लगातार वो बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हराने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया है, और साथ ये भी देखा जाता है कि लगातार ओम प्रकाश राजभर आपकी सरकार में मंत्री भी हैं और उन्होंने जिस तरीके से इतना बड़ा आरोप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर लगाया लगातार, तो इस पर आपने भी हमला बोला था। देखिए, उनको विश्लेषण करना चाहिए कि 5 लाख समथिंग वोट उनके सामने लड़ने वाले प्रत्याशी जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको मिले और वो जीता है। और ओम प्रकाश राजभर जी के जो प्रत्याशी थे उनको समथिंग 3 लाख वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी का भी वोट मिला लें और जो निर्दलीय प्रत्याशी जिस प्रकार के वो कह रहे हैं कि मेरे वोट इमली की जगह, छड़ी की जगह
उस पर चले गए, अगर वे वोट भी जोड़ लें तो तब भी वो 3000 वोटों से चुनाव हारते हैं। तो उन्हें ठीक से समीक्षा करनी चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए कि उन्हें अपने आप को जमाव पायदान बनाना चाहिए। बलबोड़ापन जो उनका है उससे वो बचना चाहिए उनको, और कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, उनकी साख खत्म हो चुकी है इससे। तो अपनी साख को बनाना चाहिए। वरिष्ठ लोग कहा करते थे, अभी भी कहते हैं हमारे बुजुर्ग जो जिनका लंबा अनुभव है, कि पत्थर एक जगह का पड़ा भारी होता है। भारतीय जनता पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई पार्टी है, और इस पार्टी में ये अपने संघर्ष और बलबूते पर पार्टी बनी है, राष्ट्रवाद पार्टी है। तो उसको ज़्यादा अपने जो बड़बोलापन है उससे बचना चाहिए। सर, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश ने जिस तरीके से आरोप बताया भारतीय जनता पार्टी पे, कहा कि आखिरकार घमंड आ गया उनको, तो उसको लेकर भी क्या कहना चाहोगे आप? इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो हमारा विचार परिवार है और हम उसके स्वयंसेवक हैं। ये थे हमारे साथ में राज्य मंत्री सुनील बराला। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिरकार जिस तरीके से लगातार जो है इंडिया गठबंधन के साथ एनडीए के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, लगातार जो बयान दे रहे हैं उन बयानों से बचना चाहिए, और साथ ही जिस तरीके से लगातार जो हार हुई है उस हार को देखना चाहिए, और लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो उसको देखते हुए लगातार पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। कैमरामैन सुशील के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, नोएडा। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान सामने आया। इंडिया वॉइस से खास बातचीत में, एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को नसीहत दे डाली कि बड़बोलेपन से बचना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आपको बता दें कि सुनील भराला ने कहा कि उनकी साख यानी ओम प्रकाश राजभर की साख खत्म हो चुकी है, उन्हें बड़बोलेपन से बचना चाहिए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी से एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए थे जिसका रिटेलिएशन, पलटवार किया सुनील भराला। इस खबर पर हमारे साथ जगदीप प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीप जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर चुनाव के बाद ये बयान देते हैं और चुनाव का सारा ठीकरा वो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर पूरा उनकर आरोप लगा देते हैं एक प्रकार से, या पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या टेक? हाँ जी जी जगदीश जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी जगदीश जी, जिस तरीके से सुनील भराला का बयान आपने सुना होगा, मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को बड़बोलेपन से बचना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? ओम प्रकाश राजभर बड़ा बड़ा बयान देते हैं, बड़बोलापन है उनके अंदर? अब बड़बोलापन है तभी तो लोग कहते हैं बड़बोलापन, होता ना तो लोग कहते क्यों? ठीक है, आप हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपके मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्री वर्सेस राज्य मंत्री में ये जो लड़ाई चल रही है और ये नसीहत दे रहे हैं सुनील भराला जी कि ओम प्रकाश राजभर को बड़बोलेपन से बचना चाहिए, ये बयान जो मंत्री की तरफ से दिया गया है, सुनील भराला की तरफ से, इस बयान से आप सहमत हैं देवेंद्र जी? शिवम जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि किसी मंत्री या किसी की आपस में संगठन में कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकदम बहुत मजबूत और शानदार संगठन है, और कभी कभार जब बाइट आती है तो उसमें एक लंबा विश्लेषण होता है। अब किस स्थिति में भराला जी ने बोला है, अभी मैंने वो बाइट देखी भी नहीं है भाई, वो उन्होंने क्यों बोला है, कितना लंबा वो था। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि पार्टी के फ्रंट पर कोई ऐसी चर्चा किसी तरीके की नहीं है, ना किसी राजभर जी के लिए ये बात रखी गई है कि वो कितना बोल रहे हैं या कोई बात। एक समीक्षा जरूर हमारी पार्टी करती है, और अभी पार्टी में समीक्षा चल रही है, और जो भी कहा जाएगा पार्टी की तरफ से वो बहुत मजबूती के साथ कहा जाएगा। ये संगठन का काम है, किसी नेता का या मंत्री जो है इस पर अपना बयान नहीं दे सकते, ऐसा व्यक्तित्व तो हमारे यहाँ नहीं है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर कह रहा है तो उस पर पार्टी कॉर्म की बात आती है तो उस पर पार्टी सफाई देने के लिए स्वयं है, लेकिन व्यक्तिगत बयान पर कोई ज्यादा हम छींटाघासी करते नहीं है, क्यों आया कैसे आया।
तो मतलब ये कह रहे हैं आप कि सुनील भराला का जो बयान है जो उन्होंने दिया है, वैसे आप कह रहे हैं आप सुने नहीं हैं देवेंद्र जी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं सुनील भराला जी ने इंडिया वॉइस से खास बातचीत में यह कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को बड़बोलेपन से बचना चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी की मीटिंग के दौरान क्या कहा था ये तो आपने सुना होगा ना? नहीं, देखिए, मैं रोज डिबेट का हिस्सा रहता हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति जो है, मैं स्वयं जी बड़ा सोचकर हमें बोलना पड़ता है। हम गाइडलाइन से बाहर नहीं जाते। आप व्यक्तिगत बयान पर किसी भी टिप्पणी नहीं करते। आप मान लीजिए दोनों मंत्री आपस में बयान दे रहे हैं, उसमें पार्टी की जब संगठन का या पार्टी का कोई मामला आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा और डिबेट में बोलता हूँ और खुलकर बोलता हूँ। मैंने सब चीज का जवाब दिया जब जहां जरूरत पड़ी है। अब भी मैं आपको यही पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ कौन जा रहा है, सुनील भराला या ओम प्रकाश राजभर? नहीं, अगर कोई भी व्यक्तिगत बयान होगा तो फिर वो खिलाफ ही माना जाता। बिगर पार्टी के कोई बयान नहीं आता हमारी पार्टी। ठीक है जगदीश जी, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के बाद अब सुनील भराला का बयान आया है मंत्री जी का, आपने सुना होगा इंडिया वॉइस पर भी खास बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि ओम प्रकाश राजभर बड़बोलापन है उनके अंदर। आप इस बात से सहमत हैं, इस बयान से सहमत हैं आप? आप मेरी बात सुनिए बहुत स्पष्ट। इन सब बड़बोले हैं। देखिए, बीजेपी अहंकारी, ओम प्रकाश राजभर जी अहंकारी, इनको सबको अहंकार था, इनके दिन लद गए। अब ये आपस में सिर फुटौल करेंगे और इनको जनता विदा करने के लिए तैयार बैठी है। जो भी चुनाव होगा अब इनकी विदाई तय है। तो अब इसी तरह की खड़बड़ाहट में क्या बयान देते हैं, यही सब चर्चाएं चलेंगी। दिन लद गए हैं, कितने दिन की नया जनादेश इनको लेना चाहिए। जिस तरह का ये बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह की उत्तर प्रदेश की जनता इनके खिलाफ जनमत दिया है, इनको तो ये ओम प्रकाश जी अभी देखा है आपने घोसी का चुनाव, क्या इनकी स्थिति रही है। जनता से ये रिजेक्टेड हो गए हैं। अब अपने को बचाने के लिए किस किस तरह के लोग बयान दे रहे हैं वो जनता सब देख रही है। जनता बहुत बड़ी न्यायी है। जगदीश जी, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में यही राजभर को हाथों हाथ लिया था आप लोगों ने। नहीं, हम लोगों ने लिया था, हमारे साथ थे, इसीलिए तो आज ये बयान देने काबिल है, कैबिनेट मंत्री होने के काबिल है। हमसे हटे दिन का हाथ देख लीजिए। हमने तो बहुत लोगों को ऑक्सीजन दिया भाई। हमने सोचा कि ये शायद इनका जो है अच्छा व्यवहार रहे, जनता के प्रति ये वफादार रहे। जब इनकी वफादारी ही नहीं है और इनका जवाबदेही ही नहीं, तो जनता इनको रिजेक्ट कर देगी। अभी रिजेक्ट कर दिया है। हमारे साथ हटने वालों का हश्र आपने देख लिया इस 2024 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी के उदार नेता, बड़े दिल वाले नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से इन लोगों को सम्मान दिया था, एक साथ रैलियां की, इनको इनके मन मुताबिक सम्मान दिया था, सीटें दी थी। इन लोगों ने उसकी कदर, उनके बड़े व्यक्तित्व का, उदार मन का कदर नहीं किया। तो वो जो आदरणीय अखिलेश जी इस समय देश के बड़े नेता हैं और उनका इन्होंने उनकी भावना का इन्होंने तिरस्कार किया और छोड़ करके चले गए। जगदीश जी जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को काबिल हम ही ने बनाया कि वो आज मंत्री बन पाए, वरना काबिल थे नहीं और आप लोग हताश हैं, परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने आप दोनों को नकार दिया, इसलिए आप दोनों अब आपस में ही मनभेद और मतभेद खेल रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोई शुभम जी ना मतभेद होता ना मनभेद होता, स्पष्ट बात होती है। और जगदीश जी जो हमें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है कि बयान वीर कौन है। इनके यहाँ लेकर सनातन को, भगवान राम को और इनके राष्ट्रीय महामंत्री तक लेकर इनके पारिवारिक नेताओं पर लेकर क्या क्या बोलते हैं, अगर उस पर चर्चा करूंगा तो सारी डिबेट घूम जाएगी। हमारे यहाँ बोलने वाले को जो है उसे नसीहत दी जाती है और खुलकर बोलते हैं। जैसे हमने बिल्कुल नकार दिया दोनों नेताओं की, इनकी हिम्मत नहीं होती ये कि रह जाए, ये लोग हमें सिखा रहे हैं यार। भगवान रामचंद्र को गाली देते देते यहाँ तक पहुँचे हो। अरे आप बात कर रहे हो, ये कभी कभार के तुक्का होता है। जोर नहीं है और उपचुनाव में आप बता देंगे और ये बता देगी। मैंडेट दिया टॉप वाला, अच्छे वाला 292, 72 की जो थी 92 दे रखा है। 15 साल के लिए मोहर लगा दी है। अरे चिल्लाओ यार, शर्म करो तुमको भगवान ने नकारा है। अयोध्या में आईसीयू से बाहर आए हैं, जाकर तैयारी करिए। बड़े जगदीश जी कह रहे हैं कि शर्म करिए, भगवान राम ने आपको नकार दिया है इसलिए आप अयोध्या वाली सीट हार गए।
चित्रकूट हार गए भाई साहब, हाँ लीजिए, चित्रकूट बिहार गए आप। चित्रकूट भी हार गए। भगवान हम जो है हार जीत की इन्होंने बात भगवान का नहीं। व्यापार अरे किया तुम है। कल परसों हम अपने लोग जीत भगवान आए की थे पूजा मैनपुरी से करते हैं। लेकर, ये व्यापारी है आप जो भगवान। है आपके ऐसे नेताओं के लिए, नेताजी से लेकर और आपके जो सूरवीर नेता आजकल जेल में आप पड़े हैं, अपने वो कर्म अपने के घर को रामपुर मिस्टर जैसी सीटों को समाजवादी बात अरे से जनता सही जनार्दन बात है भाई। करने वाले। मैं कह रहा हूँ आपको 27 आने से पहले उस चुनाव में आपकी औकात बता देंगे भाई। जगदीश जी चिंता मत करिए, मैदान में आइए। अरे हम काम करते हैं भाई, काम करने वाले लोग हैं। अरे हम या तो इसीलिए जीतते तो हैं, आप जीतते हैं, हारते कभी नहीं है हम लोग। मेरा गलतफहमी में मत केवल है, रहना। भगवान का व्यापार बंद करिए। अरे ये धंधे देश तुम में लोग नफरत कराते हो, की राजनीति हिंदू मत करिए। मुसलमान का व्यापार ठीक है, करके ठीक है, ठीक है। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गर्मी कहर बरपा रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। बिहार के 9 जिलों में भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें बस्तर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल जिले में 42 से 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहेगा और इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के कारण बिहार के अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका जायजा लिया है हमारी संवाददाता नेहा गुप्ता ने। देखिए, बिहार के 9 जिले को रेड अलर्ट किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा जिस तरह से तेज धूप और गर्मी पड़ रही है, लगातार लोगों की बीमार होने का सिलसिला जारी है। इसे देखते हुए मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है भोजपुर सहित बिहार के 9 जिले। अभी हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि आरा सदर हॉस्पिटल का नज़ारा है, जहां लगातार भीषण गर्मी से लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनको एडमिट कराया जा रहा है ताकि उनका समुचित इलाज किया जाए। अगर हम पूरे हॉस्पिटल जो नया भवन बना है, मॉडर्न हॉस्पिटल का भवन है, यहाँ लगातार जो हीट वेव से मरीज बीमार पड़ रहे हैं उसका नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ तेज धूप में लाया गया था। आप इनके परिजन हैं, कैसे लाए थे, मतलब क्या हुआ था? इनको मिचली आने लगा है, अचानक हाथ पैर में ऐंठन होने लगी है, धूप की वजह से ही ऐसा हुआ है। ये क्या है, मतलब कहाँ थे ये, धूप में थे क्या? नहीं, धूप काम नहीं कर रहे थे। हम लोग रक्सौल से जो है कि वहाँ पर आए थे, दानापुर स्टेशन। वहाँ से फिर ट्रेन में बैठ करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में इनको मिचली सा आने लगा है, हाथ में पैर में ऐंठन होने लगी है, तो इनको आरा उतारा गया है और तुरंत सदर हॉस्पिटल लाया गया है। अभी इनकी हालत में सुधार हुआ है। जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार जो गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है और गर्मी के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अमूमन यह नज़ारा भोजपुर सहित बिहार के विभिन्न हॉस्पिटलों का देखा जा सकता है। भोजपुर में को रेड अलर्ट में किया गया है। लगातार 42 से 43 जो डिग्री मौसम के कारण जो डिग्री बढ़ा हुआ है, भीषण गर्मी है, इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे क्योंकि यह आरा सदर हॉस्पिटल है। बकरीद को लेकर आज ओपीडी बंद है, लेकिन आज इमरजेंसी में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है और हम दिखाना चाहेंगे यह आरा सदर हॉस्पिटल का इमरजेंसी का नज़ारा है, जहां डॉक्टर साहब हैं। ये आरा सदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डॉक्टर हैं। सर एक मिनट, लगातार हीट वेव के मामले आ रहे हैं, ऐसे में क्या है, कितने अब तक मामले आ रहे हैं? अभी देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़े हुए हैं पेशेंट। जी, अभी तो मेरे ड्यूटी में तो नहीं आए हैं, लेकिन ऐसे इतनी काफ़ी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो जिसके कारण से पेशेंट्स तो उसके हैं ही यहाँ पे, तो उसमें यही बचाव करना है गर्मी से। जितना आप कम जो है घर से बाहर कम निकलिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, सबसे पहले और ठंडे चीज़ों का सेवन कीजिए, जो ज़्यादा तरल पदार्थ हो, जो जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो उसका सेवन कीजिए, हल्का भोजन कीजिए और कोशिश यही करना है कि घर से बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर ही निकले, नहीं तो अभी बचाव ही सबसे बढ़िया उपाय है और उपचार है। सर रेड अलर्ट जारी किया गया भोजपुर सहित बिहार के 9 जिलों को, ऐसे में क्या सलाह देंगे पेशेंट के लिए? पेशेंट को यही सलाह है कि अगर उनको किसी भी तरह से उनको अगर लू का ये लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है, अगर वो बाहर कहीं निकल रहे हैं, उनको किसी तरह चक्कर आने का प्रॉब्लम हो रहा है, मुंह सूख रहा है, इस तरह की अगर कोई भी गर्मी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर उनको आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सके वो
अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करें, पानी पीने की ज़्यादा कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के संपर्क में आए। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पे 24 घंटा उपलब्ध है, जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचे और यहाँ के सरकारी सेवा का लाभ उठाएं। जी धन्यवाद सर, जिस तरह से आपको इमरजेंसी का नज़ारा दिखाएं और डॉक्टर साहब से बात कराएं, क्योंकि क्या सावधानी बरतनी चाहिए, रेड अलर्ट है। इसके साथ ही जो लगातार बीमार पड़ रहे हैं लोग धूप और गर्मी से, और इस वजह से सतर्कता ही बचाव है मुख्य कारण बताया गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ना निकले, जब थोड़ा बारिश हो जाए तब निकले, अभी ज़्यादा से ज़्यादा अगर जरूरी हो तब घर से निकले। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर इंडिया वॉइस के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 2 सीट पर बम्पर जीत मिली थी राहुल गांधी को, रायबरेली और वायनाड, और अब राहुल गांधी वायनाड सीट से इस्तीफा देंगे, वायनाड सीट को छोड़ेंगे और वायनाड सीट से उनकी बहन यानी प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में उतरेंगी, चुनाव लड़ेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे राहुल गांधी, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। और लगातार इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि वायनाड सीट से राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि वायनाड से राहुल गांधी इस्तीफा देंगे, रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस खबर पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, इस खबर पर पुष्टि और मुहर लग गया है कि वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी और रायबरेली का रुख करेंगे, और उस सीट पर अब ये खबर है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। तो क्या राहुल गांधी का ये फैसला सही है, और दूसरा, क्या राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्होंने वायनाड सीट को छोड़ा है और रायबरेली का रुख किया है? अनिल जी, देखिए शिवम जी, ये पहले से तय था कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ेंगे, क्योंकि जो पारिवारिक रिश्ते हैं गांधी परिवार के वो रायबरेली से हैं, और इसी एक सियासत का हिस्सा था किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से चुनाव लड़ाया जाना, क्योंकि जनता लगातार डिमांड कर रही थी प्रियंका गांधी लड़े यहाँ से चुनाव। लेकिन ये तय था कि वायनाड सीट खाली होगी तो फिर वहां से चुनाव कौन लड़ेगा, तो वो नाम है प्रियंका गांधी का। और अब देखिए ये 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में ही रहने की पूरी संभावना है। लेकिन वायनाड से प्रियंका गांधी का नाम सामने आना, इसके पीछे क्या एक वजह यह भी हो सकती है कि जितने वोट से, जितने मार्जिन से राहुल गांधी वहां पर जीते हैं, यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि गांधी परिवार का उस सीट पर दबदबा रहा है। क्या यही वजह है कि प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है वायनाड सीट पर चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, जहां तक हम बात करें अमेठी और रायबरेली की, तो यहाँ पे तो गांधी परिवार का सीधा लगाव रहा है और पारिवारिक रिश्ता रहा है। लेकिन अगर वायनाड की बात करें तो जो 2 दिन का समय था गांधी नेहरू परिवार का, क्योंकि जब राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे तो उसके बाद वो वायनाड में उन्हें मौका मिला और वो संसद जाकर के पहुंचे। 2019 में भी वो बम्पर वोट से जीते थे और वायनाड की जनता ने फिर 2024 में भी उनका भरोसा जीता राहुल गांधी ने और बम्पर वोट से वहाँ की पब्लिक ने जिताया। तो 2 चीजें हो गई हैं शिवम जी, एक तो उत्तर भारत की रायबरेली सीट और दूसरा दक्षिण भारत की वायनाड सीट। तो एक तरह से गांधी नेहरू परिवार उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति को जो है वो बैलेंस रखना चाह रहा है। तो इस नाते जो है वो प्रियंका गांधी को वायनाड से मौका दे रहा है और यहाँ उत्तर भारत में रायबरेली की जो सीट है वहां से राहुल गांधी सांसद बने रहेंगे। अनिल जी, जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी कि 2 गुट हो गया है, एक रायबरेली वाला गुट कांग्रेस का और एक वायनाड वाला। अब सवाल यह था कि दोनों गुट में जंग चल रहा था कि वायनाड की जनता 2019 में जब अमेठी राहुल गांधी हारे तो वायनाड की जनता ने ही राहुल गांधी को गले से लगाया और इसके बाद एक बार फिर से उनको पसंद किया गया। लेकिन अब सुनने में आ रहा था कि वायनाड सीट राहुल गांधी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या ये माना जा रहा था या एक तरीके से सरप्राइज है? देखिए जी, अगर अमेठी और रायबरेली की बात करें तो ये गांधी नेहरू परिवार का
यहाँ से सीधे लगाव है जी। अब ये कह सकते हैं कि अमेठी रायबरेली वो गांधी परिवार का गढ़ है और स्वयं दर्जे पे आता है कि वो कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन अगर वायनाड की बात करें तो वो कांग्रेस का गढ़ हो सकता है, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते अमेठी रायबरेली से, रायबरेली और अमेठी, हाँ रायबरेली और अमेठी से जो रिश्ता है गांधी नेहरू परिवार का। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो राहुल गांधी ने वायनाड से इस्तीफा देकर वायनाड सीट छोड़ेंगे और रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे और रायबरेली का रुख किया है उन्होंने। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।